नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में समझ रहे हैं। जहाँ तक हमने अगले क्लास में सीखा था वहाँ से आगे चलते हैं। तो शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। लोक सेवा मंडल में शामिल हुए और जीवन भर उनके साथ जुड़े रहे, सदस्य रहे। लोक सेवा मंडल में शामिल होने के बाद शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार का काम, अछूतोद्धार मानी अछूत लोगों का उद्धार करना, जिसको हमारा समाज अछूत समझता था। उनके साथ कोई प्रकार का व्यवहार रखना वह सही नहीं समझता था, उनको छूना भी सही नहीं समझता था हमारा समाज। उनके उद्धार के लिए उन्होंने अपने आप को लगाया और यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय, नया प्रकरण शुरू हुआ। अब तक तो वे विद्यार्थी थे और लोक सेवा मंडल में शामिल हुए, फिर अछूतोद्धार के कार्य में लगे, तो इनके जीवन का एक नया प्रकरण शुरू हुआ। सन 1930 में वे जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब उन्होंने उसमें भाग लिया और परिणाम स्वरूप उन्हें जेल भी जाना पड़ा। और यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की शुरुआत हुई और जेल यात्रा की शुरुआत 1942 तक चलती रही। 1930 में उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया, मानी जेल गए। और कब गए तो सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर गए। 12 वर्षों के दौरान 7 बार जेल गए और इसी से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी तीव्र इच्छा थी। दूसरी जेल यात्रा सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। फिर सन 1942 की उनकी जेल यात्रा तो बड़ी थी, 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वह जेल में गए और 3 वर्ष तक जेल में रहे। अब इस दौरान शास्त्री जी जहां एक ओर गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में भी जनसेवा के कार्यों में लगे रहे थे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए और इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। किसानों की हालत क्या है उसका अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के अध्यक्ष शास्त्री जी को बनाया गया। पूरी लगन के साथ उन्होंने काम किया और काम करते करते उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में मुख्य क्या था? जमींदारी उन्मूलन। उन्मूलन मानी जड़ मूल से नष्ट करना। जमींदारी का जो प्रचलन था उस कायदे को उन्होंने जड़ मूल से नष्ट करने पर विशेष जोर दिया। फिर क्या हुआ तो इसके बाद 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद के नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे और लेखक श्री कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। अब नगर पालिका से जुड़े रहे तो इससे क्या होता है, तो नागरिकों की समस्याओं का बहुत निकट से परिचित होने का अवसर मिलता है और उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव तो था ही। अब इसके साथ इलाहाबाद नगर पालिका ने जनसेवा का अनुभव भी जोड़ दिया। अब लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई, लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है ग्रामीण
संस्था और नगरीय संस्था, ये सब लोकतंत्र की आधारभूत इकाइयां हैं। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण देश की छोटी मोटी समस्याओं, बिल्कुल छोटी सी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से वे अच्छी तरह परिचित हो गए थे और कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए मानी उसे चुन लिए गए, मत देकर उन्हें चुना गया, उसे निर्वाचित होना कहा जाता है। तो कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता, अदम्य यानी बहुत बड़ी क्षमता, इनके कारण वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए और सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। और यही शुरुआत का समापन कब हुआ? तो जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। अब शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, ऐसा इंदिरा गांधी ने कहा है। अब देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में भी शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया, फिर बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। अब तक उत्तर प्रदेश मानी प्रादेशिक सरकार में थे, अब वे केंद्र की सरकार में आ गए और उसका अनुरोध मानी पंडित जी ने उन्हें अनुरोध किया था कि अब आप केंद्र सरकार में आ जाइए। अनुरोध मानी विनती। तो वे केंद्र सरकार में आ गए और केंद्र में उन्होंने कौन कौन से पद संभाले? तो रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में भी मंत्री पद संभाले। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, प्रशासकीय दक्षता मानी प्रशासन, सरकारी दक्षता मानी निपुणता, अपने कार्य में बहुत ही श्रेष्ठ कार्य करना और निपुण होना, कहीं भी कोई भी भूल के लिए अवकाश न होना, सभी तरह के कार्य में बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान होना। तो इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। व्यवहारिक उनका दृष्टिकोण, उनकी विचार शक्ति अत्यंत व्यवहारिक थी और औपचारिकताओं से परे, कोई भी औपचारिकता नहीं होती थी। जो भी व्यवहारिक कार्य कर सकते थे वही अपनी ओर से करते थे। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि सेवक है। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया और देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियताएं प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें कहीं भी किसी प्रकार का धुंधलापन मानी कहीं अस्पष्टता नहीं थी और कहीं भी लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर होना, भटकाव, वह भी नहीं था। अपने उद्देश्य में वे बिल्कुल स्पष्ट थे। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। अधिकार संपन्न मानिए उसके पास बहुत सारे अधिकार थे, किंतु उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया और अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। तरजीह मानी प्राधान्य। अपने अधिकारों से ज्यादा उन्होंने अपने कर्तव्यों को महत्व दिया।
शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय मानी यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह किसे कहा जाता है? तो जब यूनिवर्सिटी का अभ्यास पूर्ण होता है और जब उनको पदवी दान दिया जाता है, पदवी दी जाती है, उसे दीक्षांत समारोह कहा जाता है। तो अपने विचार इस तरह से व्यक्त किए थे। कैसे? तो विद्यार्थियों से कहा था, छात्रों से कहा था कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं और यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का बोझ भी आता है जिसे समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक होने से हमें संविधान द्वारा कुछ अधिकार मिलते हैं, किंतु अधिकारों का उपभोग करने से पहले हमारे ऊपर कुछ कर्तव्यों का बोझ भी आता है, इसे भी समझना चाहिए। जिस प्रकार हमें अपने अधिकार चाहिए उस प्रकार हमारे भी जो कर्तव्य है उसे भी हमें समझ लेना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है। हमारा देश लोकतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक है, प्रजा के द्वारा चुने हुए नेता और इसी से सरकार बनती है, जो हमें निजी स्वतंत्रता तो देता है। हमारा संविधान है, हमें निजी स्वतंत्रता देता है, किंतु इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें कैसे करना है? तो एक व्यवस्थित समाज के हित में, व्यवस्थित समाज होना चाहिए और उसके हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। तो हमारे समाज में जो स्वेच्छा से कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, सभी देश का अपना समाज और सभी के अपने प्रतिबंध होते हैं। हमारे जो सामाजिक प्रतिबंध है उसके अंतर्गत ही हमारा इस लोकतंत्र द्वारा दी गई स्वतंत्रता का उपयोग होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की बहुत ही आवश्यकता है। बराबर है। इकाई 4 हमने आज समझ लिया है। आपको क्या करना है? एक बार शब्दार्थ लिखकर बराबर से कंठस्थ करने हैं, फिर इस इकाई को भी पढ़ते रहना है, तभी इसको आप अच्छी तरह से समझ सकोगे। बराबर है।